दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार आधुनिक भारत के वीडियो के साथ उपस्थित है। ऐसे सवालों को आज के वीडियो में सम्मिलित किया गया है जो थोड़ा कठिन है लेकिन महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। देखिए, हमने वादा किया आप लोगों से आधुनिक भारत करेंट अफेयर और साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। आज आधुनिक भारत का वीडियो है, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, साइंस का भी वीडियो लेके आएंगे। टाइपिंग होने में समय लग रहा है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा है। साइंस का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेके आने जा रहे हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। जितना वादा किए उतना पूरा करेंगे, उससे ज़्यादा ही पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। तुहफतुल मुहिद्दीन नामक फारसी पंपलेट किसने प्रकाशित किया था? तुहफतुल मुहिद्दीन नामक फारसी पंपलेट किसने प्रकाशित किया था? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने तुहफतुल मुहिद्दीन नामक फारसी पंपलेट का प्रकाशन किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का खंडन किया था। इसके अतिरिक्त एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय ने किया है। राजा राम मोहन राय बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे और अपने लेखों के माध्यम से एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने का प्रयास उन्होंने किया है। यह जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, आप लोग शिकायत करते रहते हैं कि सर वीडियो के सामने, बोर्ड के सामने चले आते हैं, तो यह आपकी शिकायत नहीं है। दरअसल इससे हमारी कमियों का पता चलता है, क्योंकि नया नया सेटअप, उतना आइडिया है नहीं। जब आप बताते हैं तो उसके अनुसार हम सुधार करते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो बेझिझक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? याद रखिएगा, स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। उत्तर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन चला था। उसी वर्ष जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो इसका प्रभाव उस अधिवेशन में नज़र आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? उत्तर हो जाएगा ओरलैंडो मैसूटो के नाम से। ओरलैंडो मैसूटो के नाम से, याद रखिएगा, यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, बाकी विकल्प में कोई जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा राम शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। नेक्स्ट, भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा को अपनाया था। उत्तर हो जाएगा 1954 में। कब अपनाया था? 1954 में। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। देखिए, यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1717 में दिया गया था। 1717 में दिया गया था। जिस समय यह समझौता हुआ था उस समय मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर।
एक बात बता दें कि बंगाल में जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ था, उस कब्ज़ा में यह जो समझौता है महत्वपूर्ण कारण था। इस समझौता में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, उसके लिए दस्तक जारी होता था। अंग्रेज़ों ने दस्तक का दुरुपयोग करने लगा। बाद में मुग़ल जो बंगाल के मुग़ल नवाब होते थे वो, और अंग्रेज़ों में इसीलिए विवाद उत्पन्न शुरू हो गया था। बाद में धीरे धीरे करके अंग्रेज़ ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज की चिकित्सक हैमिल्टन की सेवा से प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को एक फरमान द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में शुल्क मुल्क व्यापार की अनुमति दी। माने एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल बादशाह को 3000 रुपया दे देगी, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों राज्य में शुल्क मुक्त व्यापार करेगी। इस एग्रीमेंट को अंग्रेज कंपनी के लिए महान अधिकार पत्र की संज्ञा दी जाती है, या अंग्रेज़ों के लिए इस एग्रीमेंट को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले याद रख लीजिए यह जो डेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम ने। हैदराबाद के निज़ाम ने। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए। हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की। इस संधि पर सबसे पहले भारत में हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किया था। यह घटना 1798 ईस्वी की है। नेक्स्ट, नागपुर में 1929 ईस्वी में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? नागपुर में हुआ था 1929 में, अब प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत पूछा जाता है यह सवाल। जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों 1929 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे, और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। याद रहेगा आपको। और उसी वर्ष नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नागपुर में 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रहेगा आप लोगों को। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? इसका आप लोग आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 2 सेकंड आपको समय देते हैं, आंसर दे दीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है या कहाँ था? उत्तर दे दीजिए। चलिए हम बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अडियार। अडियार में था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन 1888 से। याद रखिएगा। देखिए, अंग्रेज सरकार पहले कांग्रेस को हल्के में ले रही थी, लेकिन 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन से गंभीरतापूर्वक कांग्रेस को लेने लगी, और कांग्रेस के प्रति उनकी जो नीति थी बहुत ज़्यादा सख्त होने लगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति सख्त होने लगा। नेक्स्ट, अभिनव भारत संगठन किसने स्थापित किया था? उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? सवाल एक बार और सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा NM जोशी ने। याद रखिएगा, NM जोशी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट, NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन से अलग होकर 1929 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं।
किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? उत्तर आप लोग दे सकते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल को आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आप लोग जानते हैं तो उत्तर दे सकते हैं। उत्तर है गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1891 में। कब पारित किया गया था? 1891 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, बहराम जी मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसको हिंदी में सम्मति आयु अधिनियम भी कहते हैं, पारित किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया था। डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहराम जी मालाबारी के सहयोग से यह एक्ट पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 10 परीक्षाओं में से 2-3 परीक्षा में यह सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसको हिंदी में भारत सेवक समाज भी कहते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को हिंदी में भारत सेवक समाज भी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में, वर्ष भी महत्वपूर्ण है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? दोस्तों, ऑप्शन इसमें 3 ही है, लेकिन जान लीजिए। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। लेकिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। इसलिए खारिज किया गया था कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट को भी शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। देखिए, इतिहास में बहुत कम होता है। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। उनकी कमेटी की जो रिपोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन में खारिज कर देते। बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मैसेज करें। इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।